चलिए बच्चों लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग गेट CS 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का, ठीक है। और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। गॉट इट? अब ज़रा सुनना, ये जो क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस अभी करने वाला हूँ ना, ये 2 मार्क्स का सवाल है। गेट एग्जाम में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। तो 5 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन जो बचे होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है आपको समझ में? तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? चलो, हम लोग अभी दरअसल 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ना दरअसल थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। मतलब जब हम लोग उसको सॉल्व करने जाते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं कहने की कोशिश करूँगी, जब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो समय तो ऑब्वियसली लगेगा ही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन, अब गेट का एग्जाम दे रहे हो ना, घूमने फिरने तो गए नहीं अपन, अब गेट का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा इंटेलिजेंस भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे दोनों चीज एक्सपेक्ट करेगा, आपका समय भी लेगा और आपका इंटेलिजेंस भी लेगा। और यही दोनों चीजें तो हम लोग लेकर गए थे ना गेट एग्जाम देने के लिए। हम लोग वो 3 घंटे पूरे गेट एग्जाम को देने के लिए गए थे। और दूसरा कि हमने घर में पढ़ाई की थी और हम वो इंटेलिजेंस लेकर वहां पर बैठे हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम और इंटेलिजेंस दोनों की जरूरत अभी पड़ने वाली है। तो यहां जरा फोकस कीजिएगा, हम लोग को भी डिस्कस करना है इस पर। सुनिए जरा क्या कह रहा है वो। 6 people आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये दरअसल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले भी ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे इसी वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं। तो मैं दोबारा भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला, जरा इतना से सुनते जाइए। क्या कह रहा है वो। 6 people आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल, देयर आर एटलीस्ट 2 men एंड 2 women। वो बोल रहा है कि 6 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और कम से कम 2 men और 2 women तो होंगे ही होंगे। ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपके लिए एक सर्कल फ्रेम कर लेता हूँ। मैंने ये सर्कल पहले आपके लिए फ्रेम कर लिया, ठीक है। और क्योंकि वहां पर ना 6 लोग थे तो मैंने 6 पोजीशन भी बना दी। 1 2 3 4 5 6। 6 लोग थे, 6 लोग के हिसाब से मैंने 6 पोजीशन भी बना दिए। बोल रहा है कि कम से कम 2 मैन और कम से कम 2 वुमन तो हैं ही। तो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वुमन और मैन भी बैठा देते हैं। तो यहाँ से मैंने मैन मैन अच्छा अभी नहीं लिखता हूँ, देखता हूँ कुछ कंडीशन होगी तो उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अभी जगह खाली छोड़ देता हूँ। आगे क्या बोलता है, मेरे दिमाग में है कि 2 मैन और 2 वुमन रखते हैं अपने को। अब क्या बोलता है, देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन्स। वो बोल रहे हैं कि कम से कम 3 राइट हैंडेड पर्सन तो हैं ही। ठीक है भाई, अब जरा समझना, कम से कम 3 राइट हैंडेड पर्सन है वहां पर। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अभी इस वाली लाइन में कोई यूज नहीं होने वाला। मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया था कि रीजनिंग वाले सेट में, पजल वाले सेट में दरअसल ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो पहले से लिख कर दे देते हैं। तो जब हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही हो, जो पहले से लिख के दे, उसको होल्ड में रखो, बाद में जाके एडजस्ट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी वुमन हैज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट। तो इस वाली चीज को मैं सेट करूंगा, पहले क्वेश्चन और देख लेता हूं। फिर कहता है नन ऑफ द वुमन आर राइट हैंडेड। वो कह रहा है कि एक भी वुमन राइट हैंडेड नहीं है। अब यह लाइन इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा, एक भी वुमन राइट हैंडेड नहीं है। अगर एक भी वुमन राइट हैंडेड नहीं है तो वुमन तो फॉर श्योर जितनी भी होंगी सारी की सारी लेफ्ट हैंडेड होंगी। एग्री? जितनी भी वुमन होंगी सारी की सारी लेफ्ट हैंडेड होनी चाहिए। चलो भाई ठीक है, कंफर्टेबल। बोल रहा है नंबर ऑफ वुमन ऑन द टेबल लिस्ट। तो इस वाले टेबल में कितनी वुमन है ये बता दो। उसने बोला था कि कम से कम 2 मैन और कम से कम 2 वुमन तो है ही, और टोटल 6 लोग हैं। गॉट इट? तो 2 और 2 4 का तो केस खत्म हो गया। बाकी जो 2 बच्चे हैं, मतलब 2 वुमन और 2 मैन तो मेरे को मानना ही है। तो 6 में से 2 मैन 2 वुमन 4 तो चले गए। अब बाकी जो 2 बच्चे हैं उस पर ही मेरा मेन डिस्कशन रहने वाला है, जिसमें मेरे को पता है कि वुमन सारी की सारी लेफ्ट हैंडेड होने वाली है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ आपको कंप्रीहेंड करना था, यहाँ पर आपको सोचना क्या क्या कह रहा था, देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन। अब बात को समझना, मेरे को ये बात पता चल गई है कि वुमन सारी के सारी लेफ्ट हैंडेड है। इतनी बात गई दिमाग में। और बोल रहा है कि जो राइट हैंडेड पर्सन वो कम से कम 3 तो है ही। अब राइट हैंडेड पर्सन उसने बोला कम से कम 3 तो है ही। अब राइट हैंडेड पर्सन जो कम से कम 3 तो है ही, ये बात मानते हो? ये बात मानते हो कि वो पक्का मेन होंगे? क्योंकि उसने बोल दिया था ना क्वेश्चन में कि कोई भी वुमन राइट हैंडेड नहीं है, तो इसका मतलब जो भी राइट हैंड होंगे सारे के सारे मेन होंगे ना। अभी आपको सोचना है, आपको कंप्रीहेंड करना है, रीजनिंग में इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस लाइन को समझो ना। उसने क्या बोला, एक भी वुमन राइट हैंडेड नहीं होगी, और बोल रहा है कि कम से कम 3 तो राइट हैंडेड होंगे। तो इसका मतलब जो 3 कम से कम है, ये जो 3 राइट हैंडेड होंगे वो वुमन नहीं है, तो फिर क्या है? मैन है ना। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि वहां पर कम से कम 2 वुमन है और कम से कम 3 मेन है। वुमन सारी की सारी
लेफ्ट हैंडेड है और जो 3 कम से कम मेन है वो पक्का राइट हैंडेड है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब बात सिर्फ उस एक के लिए मेरे को करनी है, उस वो एक इंसान, टोटल 6 लोग हैं ना, 5 यहाँ पे डिफाइन हो गए, उस एक इंसान के लिए मेरे को बस बात करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा बैठाने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या पता है कि वहाँ पर वुमन है कम से कम 2 और वो दोनों ही लेफ्ट हैंडेड है। मुझे क्या पता है वहाँ पर मेन है कम से कम 3 और वो राइट हैंडेड है। तो वो जो एक इंसान है, अब वो कोई भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड भी हो सकता है, वुमेन वुमन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो मैं इस चीज़ को लेकर तो एकदम श्योर हो चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करो और 2-3 बार दोबारा से मुझे सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है उसमें। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सुनने की कोशिश करना, मुझे समझने की कोशिश करना। सुनो जरा, देखो पहले इनको बैठा लेता हूँ, इनको बैठा लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे ही मन से मैन बैठा दिया, मन से मैन बैठा दिया, मन से मैन बैठा दिया। 3 मैन थे, 3 मैन बैठा दिए, वुमन बैठा दिया, वुमन बैठा दिया, ये मैंने मन से कर दिया। और एक वो इस इंसान के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्ट हो गया आपको। अब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ। क्या कह रहा है, एवरी वुमन हैज़ अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट। वो बोल रहा है कि हर एक वुमन के राइट हैंड के साइड में लेफ्ट हैंड इंसान बैठा हुआ है। अब जरा समझना, हर एक वुमन के राइट हैंड के साइड में लेफ्ट हैंड वाला इंसान बैठा हुआ है। अब जरा समझना, ये है वो वुमन। ठीक है, कंफर्टेबल। आप आगे पीछे भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वुमन को यहाँ बैठा दो, मैन को यहाँ बैठा दो, मैन को बैठा दो, वुमन को बैठा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब में ये वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना सेम ही रहेगी। तो बाकी जो केसेस होंगे ना, उसको आप दोबारा से खुद से लगाना, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना उसको ही सेम चीज को अप्लाई करना, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बात समझ में। अब जरा समझो, ये वाली लाइन को अप्लाई करने वाला हूँ, आपको लाइन को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा। उसने क्या कहा कि वुमन के लेफ्ट हैंड में, सॉरी, वुमन के राइट साइड में, इमीडिएट राइट साइड में लेफ्ट हैंडेड पर्सन बैठा है। अब आपको वाली बात समझना पड़ेगा। मेरे को वाली बात पता है कि जो मेल है ना, ये सारे के सारे राइट हैंडेड है, और ये जो वुमन है ना, ये एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड है। मेरे को वाली बात पता है। अब जरा इस वाली बात को समझना, क्योंकि वुमन लेफ्ट हैंडेड है तो आपको पता है उसका राइट साइड ये वाला होगा। अब आपको वाली बात समझ में आनी चाहिए भाई। अब ये वाली बात मेरे को कैसे पता, मैंने ना अपना जो फेस है ना, ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे वाला उसका राइट साइड होगा। सुनना, मैंने अपना फेस है ना सेंटर की तरफ किया, मैंने अपना फेस ऐसे सेंटर की तरफ किया। ठीक है, मैंने फेस सेंटर की तरफ कर लिया, टेबल के सेंटर की तरफ, क्योंकि वुमन सेंटर की तरफ देख रही है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, जिस तरफ उस पर्सन का फेस है अपनी कॉपी घुमाकर अपना फेस उस तरफ कर लो, और फिर अपना राइट और लेफ्ट देखो। तो मैंने जैसे फेस जो है ना अपना सेंटर की तरफ किया, तो मैंने देखा मेरा राइट हैंड साइड इस तरफ आ रहा है, और मैं एक राइटी हूँ, मैं राइटी हूँ, मेरा राइट हैंड साइड इस तरफ आ रहा है, मतलब मेरा राइट साइड इस तरफ आ रहा है। तो सोचो लेफ्टी का राइट साइड किस तरफ आता होगा, ऑब्वियसली इस तरफ आता होगा। अब इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं राइटी हूँ, मेरा राइट साइड इस तरफ आ रहा है, तो लेफ्टी का राइट साइड किस तरफ आता होगा, इस तरफ आता होगा ना, उल्टा होगा ना। तो ये लेफ्टी है वुमन, ये मैंने डिसाइड कर लिया, वुमन लेफ्टी है, तो वुमन का राइट साइड इस तरफ आता होगा ना। आगे बात समझ में, वुमन का राइट साइड इस तरफ आता होगा, कंफर्टेबल। और इस लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वुमन के इमीडिएट राइट पर, वुमन के इमीडिएट राइट पर एक लेफ्टी बैठा हुआ है। तो वुमन का इमीडिएट राइट ये है, और ये जो इंसान है ये लेफ्टी है, और इसको मैंने वुमन कंसिडर किया हुआ है। तो चलो भाई ये वुमन की जगह हो गई, कोई बात नहीं, और ये सही भी जा रहा है क्योंकि मेरे को 2 लेफ्टी एज अ वुमन चाहिए ही थे। अब लाइन क्या है, वुमन के राइट साइड पर, वुमन के राइट साइड पर लेफ्टी बैठा हुआ है। तो यही, क्योंकि लेफ्टी है ना, तो इसका राइट साइड यही आएगा। तो वुमन के राइट साइड पर लेफ्टी बैठा हो, तो मतलब मेरे को पता चल गया ये जो इंसान है ना ये पक्का लेफ्टी है। इस वाली लाइन के हिसाब से वुमन के राइट साइड पर लेफ्टी बैठा हुआ है, तो वुमन के राइट साइड पर ये जो इंसान है, मुझे पता नहीं ये वाला कौन है, लेकिन ये पक्का लेफ्टी है। आगे बात समझ में। अब अगर मान लो इस इंसान को मैंने वुमन ही मान लिया, ये वुमन है, ये भी वुमन है, चलो इसको भी फ्लो में वुमन ही मान लिया, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लाइन क्या है कि वुमन के राइट साइड पर लेफ्टी बैठा हुआ है, तो वुमन का राइट साइड ही आएगा, इसका राइट साइड ही आएगा, लेफ्टी बैठा हुआ है। तो मैंने तो ये वाली बात देख रखी है ना, ये जो इंसान है ये मेरे हिसाब से कौन था, राइट हैंडेड था ना। अगर मैंने इसको वुमन माना तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए, समझने इस वाली बात को, अगर मैंने इसे वुमन माना, अभी सिर्फ माना हूं, अगर मैंने इसे वुमन माना तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए इसके राइट साइड पर मेरे को लेफ्टी को बैठाना पड़ेगा। लेकिन पहले से कौन बैठा हुआ है, राइटी बैठा हुआ है, पहले से राइटी बैठा हुआ है। इसका मतलब कि अगर ये वुमन हुआ, ये वाला पर्सन अगर वुमन हुआ, तो ये लाइन फिर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इस वाले केस के लिए।
तो इसका मतलब कि फॉर श्योर ये मैन होता होगा। अगर ये मैन हुआ, अब बात को समझना, अगर ये मैन हुआ तो इस वाली लाइन को इसके लिए सेटिस्फाई करवाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों के लिए सेटिस्फाई करवाऊंगा, क्योंकि ये लाइन तो सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए एप्लीकेबल है ना। तो अगर ये मैन हुआ तो इसके लिए लाइन सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके राइट साइड में चाहे मैन बैठे चाहे वुमन बैठे, क्या फर्क पड़ता है। अब अगर मान लिया किसी बच्चे को डाउट गया कि सर आप तो बोले थे कि जो वुमन है वो राइट हैंडेड नहीं होगी। हाँ, ये वाली बात मैंने बोली है कि वुमन जो है राइट हैंडेड नहीं होगी, ये वाली बात उसने भी बोली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैन जो है लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा। मैन लेफ्ट हैंडेड तो हो सकता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी तो है ना। तो ये वाला जो केस है ना, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये जो वीडियो है ना, 2-3 बार रिवाइंड करके देखना सॉरी, तब आपको बात समझ में आएगी। जब 2-3 बार रिवाइंड करके देखोगे ना, तब आपको चीजें कनेक्ट होने लगेंगी। तो मैंने क्या कहा अभी जरा इत्मीनान से समझिएगा। मैंने ये कहा कि मेरे हिसाब से वहां पर 2 वुमन हैं और दोनों ही लेफ्टी हैं। वहां पर 4 मैन हैं जिसमें से 3 मैन राइटी हैं और 1 मैन लेफ्टी है। उसने क्या पूछा था, उसमें कितनी वुमन है, तो मेरे हिसाब से 2 वुमन है। 2 वुमन इसका राइट आंसर है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, गेट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। मजा आ गया सॉल्व करके, बढ़िया लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। इंग्लिश का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द होल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन ऑन आर colonial past is such that anything inadequately or improperly nationalist is just not history. कहता है which of the following statement best reflects the author's opinion। और फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। क्या वो पता है इस वाले सेंटेंस में, इस वाले क्वेश्चन में ना, दरअसल ऑथर ने एक सेंटेंस कहा और उसने आपसे पूछा कि आपकी समझ के हिसाब से कौन सा वाला जो ऑप्शन है ऑथर के थॉट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब आपको ना ये इंग्लिश का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सारी वाली बात को समझिए कि आपको ना एग्जाम में ना इंग्लिश को कंप्रीहेंड करना आना चाहिए। गेट वाले एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई आप सोच रहे होंगे कि आपको अगर कई दफ़ा ऐसा बोल कर रखते हैं हम लोग को, पता नहीं आपके भी दिमाग में ऐसी वाली बात हो कि बस क्या करना चाहिए, वर्ड ढूंढ लेना चाहिए, वर्ड जहाँ पर मिले वो उठा कर टिक कर देना चाहिए। गेट एग्जाम देने जा रहे हो, मजाक करने थोड़ी जा रहे हो जीवन के साथ। तो आपको ना इंग्लिश का ना थोड़ा बहुत कंप्रीहेंशन आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए जो सेंटेंस लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या है। तो एक बार वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, उसको इत्मीनान से आप पढ़ लीजिए। एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, 3 बार नहीं 10 बार पढ़िए, लेकिन उस सेंटेंस को आप कंप्रीहेंड कीजिए। जब तक आप उस वाले सेंटेंस को कंप्रीहेंड करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। आगे बस समझ में, आपको उसको कंप्रीहेंड करना है, और जब उसे कंप्रीहेंड कर लेंगे फिर उसके बाद आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो मैं एक बार सेंटेंस को कंप्रीहेंड करके दे रहा हूँ। अगर आपने न किया हो तो आप पहले खुद से कीजिए और फिर उसके बाद मुझसे टैली कीजिएगा, तब समझिएगा कि आपने क्या समझा और क्या समझना चाहिए था। सुनते हैं, कहता है द होल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन ऑन आवर कॉलोनियल पास्ट इज सच दैट एनीथिंग इनएडिक्वेटली और इम्प्रॉपरली नेशनलिस्ट इज जस्ट नॉट हिस्ट्री। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को आपको समझा रहा हूँ। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे कॉलोनियल पास्ट से रिलेटेड बात उसने की है। हमारे कॉलोनियल पास्ट में जो नेशनलिस्ट का जो इमेजिनेशन था वो उस पर डिस्कस कर रहा है। कॉलोनियल पास्ट क्या था पहले ये बता देता हूँ। दरअसल अंग्रेज ना यहाँ इंडिया आए थे भारत पर रूल करने के लिए। तो उस वक्त जो पॉलिसी चल रही थी ना, वो चल रही थी कॉलोनिज्म। मतलब ये है कि जो हर एक जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो ये कोशिश कर रही थी कि मैक्सिमम कंट्रीज़ को वो अपनी कॉलोनी बना सकें, अपना उपनिवेश बना सकें, जहाँ पर वो जाकर रूल करें, ताकि उनके लिए वो देश जो है काम करे या उनको प्रॉफिट हो, वगैरह वगैरह चीज़ें आप सारी कुछ जानते हैं। भगत सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें सब कुछ दिखता है। तो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉलोनियल पास्ट ना, उसका सेंस है जो एक एग्जाम्पल है बस ये कि जो अंग्रेज़ों ने हम लोगों को अपना गुलाम बनाया था, तो वो जो एक पॉलिसी थी कॉलोनिज्म, उसका रिजल्ट था। सीन है समझ में? तो ये एक मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया। जरूरी नहीं कि अंग्रेज ही गुलाम बनाए, फ्रांस भी गुलाम बनाए थे। फ्रांस ने भी इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी, कुछ हद तक वो बना भी लिए थे। तो वो सिर्फ एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। जो कॉलोनियल पास्ट लिखा उसका सेंस क्या है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, इज सच दैट एनीथिंग अनएडिक्वेटली और इम्प्रॉपरली नेशनलिस्ट इज जस्ट नॉट हिस्ट्री। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नेशनलिस्ट, ऐसी कुछ भी नेशनलिस्ट मतलब कि ऐसी कोई भी राष्ट्रवादी भावना जो इनएडिक्वेट हो, मतलब जो अपर्याप्त हो, या जो इनकम्प्लीट हो, या जो इम्प्रॉपर हो, सही तरीके से राष्ट्रवादी ना हो, इज जस्ट नॉट हिस्ट्री, वो इतिहास नहीं है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये सेंटेंस ऑथर ने कहा। मैं को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपने ना लगान मूवी देख रखी है,
लगान मूवी नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है, ज़बरदस्त मूवी है। लगान मूवी में आमिर खान साहब जिस तरीके से, मतलब जो भुवन रहता है वो कैरेक्टर, जिस तरीके से उसमें अंग्रेज़ों के साथ मैच खेलता है, कचरा से बॉलिंग करवा के हैट्रिक निकलवाता है और लास्ट बॉल में बढ़कर छक्का मारता है, मज़ा आ जाता है एकदम मूवी में, ज़बरदस्त मूवी। लेकिन इस वाली बात को समझना, तुम जो लगान मूवी थी ना, वो कहीं से भी नेशनलिस्ट मूवी नहीं थी। नेशनलिस्ट मूवी कहने का मतलब है कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। हाँ, ये वाली बात सच है कि कुछ इंडियंस मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन वो ना राष्ट्रवादी भावना से नहीं लड़े थे। फर्क समझ में आ रहा है आपको? भुवन ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, अपने तरीके से की थी, क्रिकेट के मैदान में की थी, लेकिन उसने राष्ट्रवादी भावना से नहीं की थी। उसने तो 2 गुना लगान उसे न देना पड़े, उसके लिए उसने मैच खेला था और जीता भी था। तो भुवन ने जो मैच जीता ना, या जो मैच लड़ा ना, वो देश को आज़ाद करने के पर्पज से नहीं लड़ा था। भुवन ने मैच लड़ा था 2 गुना लगान ना देना पड़े उसके पर्पज से। तो वो तो सेल्फ फीलिंग हो गई ना, उसमें कहीं राष्ट्रवाद तो नहीं है। उसने तो देश को आज़ाद कराने की तो लड़ाई नहीं लड़ी, उसे दो गुना लगान ना देना पड़े, जो कि उसका सेल्फ प्रॉफिट था, उसके लिए उसने लड़ाई लड़ी। तो वो वही कहने की कोशिश कर रहा है। अब लोग क्या करते हैं? अब लोग ये करते हैं कि लगान मूवी में जाते और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगाते। वंदे मातरम भारत माता की जय होनी चाहिए, लेकिन उस मूवी का कंटेक्स्ट कहीं से भी राष्ट्रवादी भावना दिखाना नहीं था। अब आपको इसलिए बात को समझना पड़ेगा। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा बहुत पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करना, बहुत ही बारीक सा पॉइंट है। हर वो बात जो इतिहास में हुई जिसमें पर्याप्त राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, भुवन ने एक बार भी देश को आज़ाद करने के पर्पज से नहीं सोचा था, तो उसमें पर्याप्त राष्ट्रवादी भावना नहीं थी। और वो ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इतिहास भी नहीं था। और शायद इसी वजह से जब आपने स्कूल टाइम में हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो आपको भुवन की कहानी नहीं बताई जाती है, आपको भगत सिंह की कहानी बताई जाती है। भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी वो कंप्लीटली नेशनलिस्ट भावना से लड़ी थी। उसने जो है राष्ट्रवादी भावना से लड़ी थी। भगत सिंह वो हमारा इतिहास हो सकता है, भुवन हमारा इतिहास नहीं है, ये ऑथर का कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ ऑथर कह रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। लोग कंफ्यूज कर देते किससे? अंग्रेजों से लड़ा था ना, मतलब कि राष्ट्रवादी है। अरे ये भी तो देखो किस पर्पज से लड़ा था। उसने देश को आज़ाद करने के पर्पज से नहीं लड़ाई की थी, लगान न देना पड़े इस पर्पज से लड़ाई की थी। तो दो अलग अलग बातें हो गई। भगत सिंह ने जान दी थी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, राष्ट्रवादी भावना है। भुवन ने मैच जीता था 2 गुना लगान न देना पड़े इस पर्पज से, राष्ट्रवादी भावना कहीं नहीं है। एग्री? फर्क समझ में आ रहा है? तो ऑथर ये कह रहा है कि लोग इस चीज को कंफ्यूज करते हैं। लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी इनएडिक्वेट लिखा ना उसने, जिसमें थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी राष्ट्रवाद आता है, लोग उसको इतिहास समझ लेते हैं। लेकिन उसने लिखा है इज जस्ट नॉट हिस्ट्री, उसने ये लिखा है। ये ऑथर की बात है। ये मैंने आपको ऑथर की बात समझाई एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये ऑप्शंस रीड करने जा रहा हूं, आप मुझे खुद पढ़ के बता रहे कि आपको क्या सही लगता है। ऑप्शन में कह रहा है नेशनलिस्ट आर हाईली इमेजिनेटिव। वो कह रहा है कि जो राष्ट्रवादी होते हैं ना, वो बहुत बड़ा बड़ा सोच लेते हैं, एकदम लंबा लंबा। अच्छी बात है, सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। बैठो और दिन भर जो है ख्याल बनाओ उस चीज़ के। ऐसा हुआ भी था कि जो आईएनसी, एक थॉट बस शेयर कर रहा हूँ, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने 1930 में ये वाली बात मान भी ली थी कि हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है। और उसने 1930 में जनवरी वाले महीने पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो आप कभी इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 1930 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो वो हाईली इमेजिनेटिव था, वो एक एग्जाम्पल है उस चीज़ का। ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन ऑथर का कंटेंट ये नहीं है ना। ऑथर ये इस वाली बात पर बात ही नहीं कर रहे कि वो कितने इमेजिनेटिव होते हैं। ये इस पैसेज की कहीं भी थ्योरी नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग है। थर्ड वाला पढ़ता हूँ, सेकंड क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ सर? सेकंड भी पढ़ूंगा। हिस्ट्री इज व्यूड थ्रू अ फिल्टर ऑफ नेशनलिज्म। ये थोड़ा थोड़ा सुन के मेरे को सही लग रहा है कि जो इतिहास है ना, उसको नेशनलिज्म, इतिहास को नेशनलिज्म की नज़रों से देखा जाता है। सुन के सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है सर आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लगान मूवी में कहीं भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लेकिन हो सकता है कई लोगों ने जो है वंदे मातरम के नारे लगाए हों, ये सोचकर कि वो इंसान अंग्रेजों से जीता, लेकिन राष्ट्रवादी भावना से नहीं जीता। वो ऑथर वही कहने की कोशिश कर रहा है कि नेशनलिज्म के फिल्टर से
लोग इतिहास को देखते हैं। भुवन भी हमारा इतिहास है। सीन आ रहा आपको समझ में? थर्ड, आर कोलोनियल पास्ट नेवर हैपेंड। वो कह रहा है कि हमारा कोलोनियल पास्ट कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तो बात कर रहा है ना कि कोलोनियल पास्ट हुआ है, ये सारी चीजें हुई है, तो इस पे तो ऐसा कोई डिस्कशन होता ही नहीं है इस वाले ऑप्शन पर। फिर कहता है नेशनलिज्म हैज टू बी बोथ एडिक्वेटली एंड प्रॉपरली इमेजिन्ड। वो बोल रहा है कि अगर वो नेशनलिज्म है ना तो उसको पर्याप्त होना चाहिए और प्रॉपर इमेजिन्ड भी होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, मानता हूं इस वाली बात को, लेकिन ऑथर ने वाली बात कही क्या? जो ऑथर ने बोला हमको उसी पर बात करनी है। ऑथर ने क्या बोला है? ऑथर ने बोला कि लोग हमेशा इतिहास को नेशनलिज्म की भावना से देखते हैं, भले ही उसमें आधा अधूरा नेशनलिज्म क्यों ना हो। उदाहरण के लिए भुवन, लोग भुवन को हमारा आजादी की लड़ाई मानते हैं, भले उसमें थोड़ा बहुत जो है राष्ट्रवादी भावना क्यों ना हो। तो लोग जो भुवन को आजादी की लड़ाई मान रहे हैं, भुवन ने जो लड़ाई आजादी की लड़ाई मान रहे हैं, वो गलत मान रहे हैं। ये था ऑथर का कंटेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 से मेरे को समझ में आता है। ऑप्शन नंबर 2, तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2 है कि लोग नेशनलिज्म के फिल्टर से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए लगान, वो मूवी, मतलब भुवन की लड़ाई। सीना क्या समझ में? कंफर्टेबल है पर लोग? ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। मैंने कोशिश करी आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। हो सकता है आपको चीजें क्लियर हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जरा इतना से क्वेश्चन नंबर 8 को सुनते हैं। गेट 2017 का पेपर डिस्कस करूँ मैं, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच। चलो सुनते हैं क्या कहता है। द एक्सप्रेशन x + y माइनस मॉड ऑफ x - y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होने वाला है। ऑप्शंस में मैक्सिमम ऑफ x and y, मिनिमम x and y, 1, नन ऑफ द अबव। चलो एक बार क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ, इतना से देखना। पहले इस वाली चीज को समझो, ये लिखा हुआ है मॉड। अब मॉड है ना, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ओपन होगा। हम लोग में बाय डिफॉल्ट एक वाली नॉलेज को जानते हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट इस वाली चीज को जानते हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू मॉड में लिखी रहती है तो हमेशा पॉजिटिव में ओपन होती है। आगे मैं समझ में, लेकिन इसके पीछे का ना एक लॉजिक होता है। दरअसल क्या लॉजिक होता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लिया, जरा इत्मीनान से जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लिया कि ना मॉड ऑफ x अगर आपको निकालना है, तो मॉड ऑफ x में अगर मान लिया आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करी, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो ये मॉड ऑफ x ना x के साथ, मतलब प्लस ऑफ x के साथ ओपन होगा। आगे बात पकड़ में। लेकिन अगर मान लिया आपने x में कोई निगेटिव वैल्यू ओपन करी, मतलब निगेटिव वैल्यू पुट करी, जैसे मान लिया x इज लेस देन 0, तो ये जो मॉड ऑफ x है ना, ये माइनस ऑफ x के साथ ओपन होगा। तभी तो जब आप सोचो ना, x लेस देन 0 जब आप कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे मान लिया आप -2 पुट करते हो इस x की जगह पर, तभी तो वो माइनस ऑफ -2 मिलकर आपको +2 देगा। और तभी तो आपकी वो वाली बात सच हो सकेगी। कौन सी वाली बात सच हो सकेगी? कि जो मॉड है वो हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ ओपन होता है, फिर मॉड जो है हमेशा पॉजिटिव टर्म्स रिलीज करता है, तभी तो आपकी बात सच हो सकेगी। उस बात को ना सच करना पड़ता है, मतलब उस वाली बात के लिए ना एफर्ट डालना पड़ता है। बस मॉड लगा दिया और हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब मान लिया, फिर से मैं रिपीट करूँ जरा, इस वाली बात को समझना। जैसे मैंने एक कर्व सोचा, जरा बात को समझना। ये मैंने लिख दिया x और ये मैंने लिख दिया मॉड ऑफ x, मतलब इज इक्वल टू y। अब मॉड ऑफ x का कर्व क्या होता है? मॉड ऑफ x का जो कर्व होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, ये होता है मॉड ऑफ x का कर्व। अब जरा बात को समझना। अगर मैंने x की वैल्यू 1 सोची तो मॉड x की वैल्यू 1 आती है। गई बात दिमाग में? अगर x की वैल्यू मैंने 2 सोची तो मॉड x की वैल्यू भी 2 आती है। अगर x की वैल्यू मैंने 3 सोची तो मॉड x की वैल्यू भी 3 आती है। एग्री? अब जरा बात को समझना। जब मैंने x की वैल्यू ना -1 सोची तो उस केस में भी मॉड x की वैल्यू 1 ही आती है। अगर मैंने x की वैल्यू -2 सोची, उस केस में भी मॉड x की वैल्यू 2 ही आती है। अगर मैंने x की वैल्यू -3 सोची तो उस केस में भी मॉड x की वैल्यू +3 ही आती है। तो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, इस वाली बात को समझना। ये जो चीज जो आपने सुन रखी है, आपने कौन सी बात सुन रखी है कि जो मॉड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिलीज करता है। तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू जो रिलीज करता है ना बच्चे लोग, उसके लिए ना एक तरीका होता है उसको पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करने का। क्या तरीका होता है, फिर से जरा डिफाइन करो, सुनना। अगर आपको मॉड ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में चाहिए तो क्या तरीका है, जरा बात को समझिएगा। तरीका ये है कि अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो उस वाले केस में ये +x रहेगा, लेकिन अगर x लेस देन 0 रहा तो ये फिर -x के साथ ओपन होता है। तभी तो जब आपने x से कोई छोटी वैल्यू पुट करी, जैसे मान लिया -1 पुट किया, तो ये माइनस
जो पहले से लगा हुआ है वो आपके -1 के साथ मिलकर प्लस बनाएगा ना, मतलब एक माइनस दोगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनेगा ना, इसलिए एक माइनस उसको देना पड़ता है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो मॉड ऑफ एक्स है ना वो इस तरीके से ओपन होता है। जब ये माइनस दोगे तभी तो, जब कोई माइनस वैल्यू रखोगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बनता होगा ना, तभी तो वाली जो बात आपने जो सुन रखी है कि मॉड ऑफ हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू रिलीज करता है सच हो सकेगी, तभी तो वो सच हो सकेगी। ये आपको समझना पड़ेगा, ये मॉड का फंक्शन है, ये मॉड को सॉल्व करने का तरीका है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ये आपको आना चाहिए कि मॉड फंक्शन किस तरीके से काम करता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब x जो है 0 से छोटा होता है तब मॉड जो है नेगेटिव में खुलता है, तभी तो जब मैंने कोई 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू पुट की तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन पाएंगे, और मेरी वो बात जिसमें मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है सच हो पाएगी। अब ये जो मैंने आपको कंसेप्ट इतना सारा इस वीडियो में बताया वो मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन में। अब ये कंसेप्ट में ना ऑल्दो आपको पता ही होगा, पहले से वाली बात मैं जानता हूँ, आपको वाला कंसेप्ट पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी ना ये वाली बात मैंने आपसे कही थी, वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए फ्रूटफुल इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्यूशन या आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसके आसपास की सारी चीज़ें सारे कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ, तो वो भी आप थोड़ा सीखने की कोशिश करो। चलो जरा सुनना, फोकस करो जरा। अब ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो अब मैंने इसके दो केस बनाऊंगा। अब मैं इसके दो केस बनाऊंगा। केस नंबर 1, x ग्रेटर देन y। तो जब x ग्रेटर देन y लूंगा मैं, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये ऐसे दिखेगी आपको, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो y x x कट जाएगा और ये बनेगा 2y डिवाइडेड बाई 2, मतलब आएगा 2। ठीक है। अब केस नंबर 2, अब यहीं पर आपको थोड़ी सी वाली बात समझ में आनी चाहिए। जब x y से छोटा होता होगा, जब x y से बड़ा होता होगा तब तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, लेकिन जब x y से समझने वाली बात को छोटा होता होगा ना, तो मॉड लगा है तब भी उसको पॉजिटिव में खोलना है मेरे को, तो तब भी अगर आपको उसको पॉजिटिव में खोलना है तो आपको ना यहां पर एक निगेटिव देना पड़ेगा, तभी तो ये वाला आपका निगेटिव जो आएगा यहां पर उस निगेटिव के साथ मिलकर जो आपने दिया हुआ है यहां पर पॉजिटिव बन जाएगा, तो मॉड वाला फंक्शन खुद को सेल्फ सेटिस्फाई करेगा। देखो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यहां पर जो है प्लस वाला साइन है, थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूं। अब ये मैंने एकदम पूरा कलर कोडिंग के साथ डिफाइन कर दिया। अब ये चीज़ आपको समझ में आती है, वो पिंक कलर आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे किया, वो पिंक कलर आपको समझ में आना चाहिए। पिंक कलर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, आपको समझ में आना चाहिए फ़र्क। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस बन जाएंगे प्लस, तो प्लस एक्स है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2x डिवाइड बाई 2, मतलब बचेगा x। अब ज़रा समझना है यहाँ पर, इस वाले केस में y बच रहा है, उस वाले केस में x बच रहा है। तो दरअसल ये जो y है ना, ये x और y में y जो है यहाँ पर छोटा था, मतलब वो एक मिनिमम वैल्यू थी। तो मिनिमम ऑफ x एंड y, मतलब कि x और y में जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू बची है। अगर मैंने इस वाले केस को लेकर सॉल्व किया तो मिनिमम ऑफ x एंड y, मतलब कि जब x और y में y छोटा होता है तो मेरे पास बचता है y, मतलब कि x और y में y छोटा था, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, x एंड y में जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो बच रही है। वैसे यहाँ पर जरा देखो केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 को जब मैंने सॉल्व किया तो बच रहा है x। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या थी कि x और y में छोटा कौन है, x, और बच क्या रहा है x, मतलब ये x है क्या, ये x और y में मिनिमम वैल्यू है। सीना है समझ में। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आ रहा है एक्स वाई में मिनिमम वैल्यू। तो एक्स वाई में मिनिमम वैल्यू मेरा आंसर बन रहा है, राइट आंसर था बी। देखो जरा समझो रहे इत्मीनान से। कोई भी डाउट वगैरह होता है ना आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, मैं ध्यान देता रहता हूँ। कोई डाउट वगैरह होता है तो बिल्कुल मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इत्मीनान से सुनना। क्वेश्चन 9 पे कहता है अ कंटूर लाइन जॉइंस लोकेशंस हैविंग द सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल।
द फॉलोइंग इज अ कंटूर प्लॉट of a geographical region. Contour lines are shown at 25 मीटर intervals in this plot. ये प्लॉट उन्होंने बना कर दे दिया और वो आपसे पूछ रहे हैं if in a flood of water level rises to 525 meter which of the following villages P Q R S T get submerged और ये ऑप्शंस दिए उन्होंने। अब आप पहले ने सारी चीज़ को समझिए, ये गेट CS ब्रांच का 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ज़रा सारी चीज़ को समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सुनो ज़रा, इतना समझे, सुनना ज़रा मेरे पॉइंट को। मेरा पॉइंट दरअसल ये है बच्चे लोग कि ना गेट एग्ज़ाम की ना ये हैबिट रही है, गेट एग्ज़ाम का ये इतिहास रहा है। वो क्या करता है पता है, वो ना हमेशा से ही क्वेश्चंस जो है ना थोड़े से घुमाकर लैंग्वेज को पर्पसली टफ करके आपसे पूछता है। तो ना बच्चों को दरअसल क्या होता है पता है, बच्चों को दरअसल ना क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत होती है। मतलब ये क्वेश्चन में, मतलब मुझे ऐसा पर्सनल फीलिंग है, जब बच्चे लोग ने एग्ज़ाम दिया होगा तो इसकी लैंग्वेज इतनी ख़राब है कि क्वेश्चन समझने में ही उनको 5-7 मिनट लग गए होंगे। तो फिर होता क्या है, सामान्य रूप से ये बता रहा हूँ, होता दरअसल ये है कि ना अगर ना क्वेश्चन समझने में समय लग जाए या क्वेश्चन को पढ़ने में अगर जो है समय लगने लगे और वो समय ना फिर हम लोग ऐसा काउंट करते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार मेरा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते, या फिर अब तो मैं इस क्वेश्चन को बनाकर ही रहूंगा उस वाली जिद में आ जाते हैं और फिर पूरे पेपर में सिर्फ वही वाला एक क्वेश्चन बना कर आते हैं और भी शायद गलत हो जाता है। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों ही चीजें आपको नहीं करनी है। आगे बात समझ में, न तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है और ना ही सिर्फ उसी क्वेश्चन को बनाकर आना है, ये दोनों चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है जरा इत्मीनान से समझिए, जब आप गेट एग्जाम में बैठे हैं तो ये 2-3 पॉइंट ना, अब पूरा वीडियो देख रहे हो तो सब सीखते हुए जाओ। आपको मेरे को ना इंटेलिजेंस देना है, आपको मेरे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा थोड़ी पेपर में आएगा जो तुम रट के चलेगा और उसको टिक करके आ जाओगे। यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी चल रहा है, आपको इंटेलिजेंस होना चाहिए ताकि इस टाइप का या इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सही तरीके से डील वहां पर कर सको, क्योंकि ये एग्जैक्टली तो नहीं आने वाला है दोबारा। तो वो इंटेलिजेंस लेकर जाओ मुझसे। सुनना जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ऐसे वाले क्वेश्चन आए और जब आपने उसे एग्जाम में पढ़ा तो ना तो इसे छोड़ना है और ना ही सिर्फ इसी क्वेश्चन को बनाना है। हमेशा पेपर ना बच्चे लोग 2 राउंड में सॉल्व किया जाता है, हमेशा पेपर 2 राउंड में सॉल्व किया जाता है। पहले राउंड में हम क्या करते हैं, हम लोग वो सारे क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। हमारा पेपर 2 लेवल में डिसाइड होता है। पहला लेवल होता है इजी टू मॉडरेट और दूसरा लेवल होता है मॉडरेट टू टफ या एडवांस। तो आपको ना अपने फर्स्ट वाले राउंड में जब आप पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, फर्स्ट राउंड में फटाफट इजी टू मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। इजी टू मॉडरेट लेवल के आपको सारे क्वेश्चन बनाने, वो आपको ना क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा कि अगला क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो उस पर पेन चलाना शुरू करो, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। कभी कभी ना जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को वहां पर पढ़ा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्या करो, इस क्वेश्चन को होल्ड में डालो। इसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना नहीं होता है, होल्ड में डालना होता है। किसके लिए सर, फॉर सेकेंड राउंड, होल्ड इट फॉर द सेकेंड राउंड। फर्स्ट वाले राउंड में आप पहले इजी टू मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन बना लीजिए। हमारा जो पेपर है वो 50% तकरीबन इजी टू मॉडरेट लेवल कैरी करके आता है। 50% क्वेश्चन जो होते हैं ना इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं हमारे पेपर में। 50% क्वेश्चन मतलब अगर आपने एक सही आइडिया से, अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से अगर पेपर को डील किया ना, तो आपके 50% अंक कहीं नहीं जाते। इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़कर आए तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, हल्का बहुत एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। तो 50% अंक इजी टू मॉडरेट में आते हैं। फिर जो मॉडरेट टू एडवांस होता है ना, उसमें दरअसल 30 से 40%, अब वो कितना भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। 30 से 40% मॉडरेट टू एडवांस होते हैं। और जो 10% होते हैं ना, होते हैं क्वेश्चंस टू स्किप। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पेपर में लीव मतलब छोड़ने के लिए क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके बनाने के लिए नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही मैं ये लाइन बोलता हूँ ना, तो कई बच्चे लोग ना दरअसल इमोशनल हो जाते हैं, एकदम सुपर भावुक हो जाएंगे और वो ऐसे घर से ठान के निकले होते हैं, ऐसा फोड़ूंगा ना गेट एग्जाम कि दोबारा से होना ही बंद हो जाएगा, ऐसा एकदम ठान के आते हैं घर से।
मतलब वो 100 नंबर का लेता है ना गेट वाला पेपर, 101 लेकर आऊँगा, ऐसा सोच के निकलते हैं घर से। टॉप मारूंगा पूरे इंडिया लेवल पे, 100 में 100 नंबर ला के दिखाऊंगा मैं, चारों तरफ वाहवाही हो जाएगी मेरे नाम की, ऐसा बनाऊंगा पेपर। ये सोच के आते हैं घर से गेट वाला एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, जिन बच्चों का ना जो कॉन्फिडेंट जो है ना इस लेवल का उफान मार रहा होता है ना, उनका पेपर कभी नहीं निकलता है, मुश्किल से उनका ले दे के कट ऑफ पार होता है। आत्मविश्वास अच्छी चीज़ है, रखो। अति आत्मविश्वास एकदम उफान मार रहा है, कॉन्फिडेंस बाहर तक छलक के आ जा रहा है, अच्छी चीज़ नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंस होना भी खराब है, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी खराब है। बैटमैन हमें सिखाता है, बैटमैन हमें क्या सिखाता है? नो योर लिमिट्स। बैटमैन को पता है कि उसके लिमिट्स क्या हैं और उसके हिसाब से वो काम करता है, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, अपने इंटेलिजेंस की वजह से सुपरमैन को हराने की भी ताकत रखता है। और ऐसा हुआ भी है कई दफ़ा डीसी कॉमिक्स में। खैर ये एक एग्जाम्पल था। कोट ये था कि नो योर लिमिट्स। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी सेंस नहीं था कि वो क्वेश्चन जो है पेपर में छोड़ने के लिए आते हैं। मेरा सेंस एक्चुअली क्या था? मेरा सेंस ये था कि जब मैंने ये वाली बात कही कि वो क्वेश्चन पेपर में छोड़ने के लिए आते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में कहीं टैलेंट की या इंटेलिजेंस की कोई कमी है जिसके कारण आप वो क्वेश्चन नहीं बना सकते। आप इस वाली बात को समझिए ना। पूरा दिन भर मिलेगा ना पेपर में देने के लिए, तो हम लोग 100 में क्या 150 नंबर भी लेंगे, 101 तो छोड़ो तुम। लेकिन पूरा दिन भर नहीं मिलता है ना, दिक्कत यहाँ पर है। हमको 3 ही घंटे मिलते हैं उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जब मैंने वाली बात कही ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में छोड़ने के लिए ही आते हैं, तो मेरे कहने का एग्जैक्टली सेंस ये था बच्चे लोग कि वो क्वेश्चन ना बनेंगे ज़रूर, लेकिन वो 3 घंटे में बनाने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। मेरा कहने का सेंस ये था। अब हम लोग लेकिन इस वाली बात को समझ ही नहीं पाते, हमारा इंटेलिजेंस लेवल उतना जाता ही नहीं है कि लिमिटेड टाइम में हमको काम को करना होता है। बस हमको लगता है कि पेपर देना है तो देना है। अरे भैया 3 घंटे में देना है, इस वाली बात को भी समझिए। 3 ही घंटे में आप जो कर सकते हैं आपको वो करना है। वो खेल सिर्फ 3 घंटे का है, तो 3 घंटे में आपको अपना बेस्ट निकाल कर लाना है ना। अब चाहे आप एडवांस वाला क्वेश्चन, मतलब कि एकदम टफ लेवल, टफेस्ट लेवल क्वेश्चन बनाओ, तब भी मैक्सिमम 2 ही नंबर मिलेगा। इजी टू मॉडरेट बनाओ, तब भी 2 ही नंबर मिलेगा। तो क्यों ये वाले क्वेश्चन के पीछे अपना पूरा एग्जाम खराब करना? समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? तुम नहीं समझ रहे हो। मैं तुमसे वाली बात कह रहा हूं कि पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो गिवन टाइम में जितना समय हमारे पास था उस क्वेश्चन में उसको बनाना कहीं से भी समझदारी नहीं है, क्योंकि उतने ही समय पर, उतने ही टाइम ड्यूरेशन पर आप इजी टू मॉडरेट के 2 या 3 क्वेश्चन बना सकते थे, जिससे आपके 2, 3 या 6 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते थे। लेकिन आपने वो पूरा टाइम इंटरवल इस एक क्वेश्चन पर दे दिया। चलो सॉल्व भी हो गया, तभी तो 2 ही नंबर मिले ना। फिर क्या होगा? आपने बहुत सारा समय तो इस क्वेश्चन में बर्बाद कर दिया था। 3 घंटे में पेपर ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो न चाहते हुए भी ना कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो गेट एग्जाम में आप पढ़ तक नहीं पाओगे। और ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी ना लाइफ डिपेंड कर रही थी, जिसमें तय होने वाला था कि आप अपने कैरियर में कितना ग्रो करने वाले हो, उस एग्जाम में ऐसे कितने ही क्वेश्चन जो आप पढ़ तक नहीं पाए। और आप क्या कहते हो? बना मैं लेता, बस टाइम कम पड़ गया। टाइम सबको उतना ही मिला था, आपको कम इसलिए पड़ गया क्योंकि आप स्ट्रेटजी से काम नहीं कर रहे थे। आप तो सिर्फ काम कर रहे थे, आप तो सिर्फ पेपर बना रहे थे। तो समझ ही जा रहे इस वाली बात को। आपको चीज़ों को ना स्मार्टली डील करना आना चाहिए। एकदम बैल बनकर लगे हैं पेन और पेपर लेकर घस रहे हैं तो पेपर थोड़ी निकलता है। वैसे मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला इंटेलिजेंस लेवल बिल्डअप कीजिए भाई। गेट का पेपर निकालने जा रहे हैं हम लोग, वहाँ बैठ कर ना जीवन बिताने नहीं जा रहे हैं अपना। निकलना चाहिए पेपर, तो काम वैसा करना जिससे पेपर निकले, कुछ भी नहीं करके चले आना है। सुनो मैं बताता हूँ, फोकस करो जरा। देखो आपको इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चंस होंगे अपने फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लेना है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन सकता है, उसको उसी वक्त बनाइए, बाकी छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। सीना है समझ में? ये वाला राउंड करने में आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा अधिकतम, इजी टू मॉडरेट को सॉल्व करने में। पूरा पेपर फर्स्ट राउंड 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। सेकेंड राउंड आपको मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब जब आप पेपर रीड करते हुए जाओगे ना,
तब वो पेपर को रीड करते समय आपको वाली बात समझ में आएगी कि ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत एफर्ट दूंगा तो बन जाएगा, तो उसको ना प्राइमरी लेवल पे सेट कर लेना, होल्ड में डालना, लेकिन होल्ड में प्राइमरी लेवल पर सेट कर लेना, मतलब वहाँ पे लिखते जाना कि होल्ड में प्राइमरी लेवल पर है, मतलब होल्ड में ये पहले इसको बनाऊंगा आकर, मतलब सेकंड राउंड में आया तो पहले इसको बनाऊंगा, नंबर लिखते जाना वहाँ पर, सीधा है समझ में। तो मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो अपने होल्ड में डाले थे वो प्राइमरी लेवल में पहले सॉल्व कर लेना, जो क्वेश्चन आपसे देख के लगे कि मेरे से बन जाएगा उसको पहले सॉल्व कर लेना। तो सेकंड राउंड खेलने में ना आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट अधिकतम मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड आपने 1.5 घंटे में एकदम क्लियर कर लिया, दोबारा पलट के नहीं देखना है। सेकेंड राउंड में जो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन थे, आपको लग रहा था देख के मैं बना ही लूंगा, वो 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर आपने क्लियर कर लिया। आपके पास 20 मिनट बचा हुआ है, 20 मिनट मिनिमम, अधिकतम आप जितना बचा सको बचा लेना, मिनिमम आपको 20 मिनट पेपर में बचा हुआ मिलेगा। ये 20 मिनट आपको पता है क्यों मैंने बचवा के दिया है? वो इसके लिए बचा के दिया। लगाओ जान अपनी, अब जितना टैलेंट है ना, जितनी स्किल है ना, जितना कॉन्फिडेंट उफान मार रहा था ना, लगाओ इसमें। वो 10% जो क्वेश्चन थे ना, 10 मार्क्स से जो क्वेश्चन थे ना, उसके लिए 20 मिनट मिला तुम्हें, लो दिखाओ अपना टैलेंट अब। तो इससे क्या होगा पता है? अब आप सेफ जोन में आ चुके हो। आपने 50% और इस 30 से 40 में से तकरीबन 35%, चलो 30% मिनिमम मान लेता हूं, 80% पेपर आपने एकदम सही सॉल्व कर रखा है। 80% पेपर आपने एकदम सही सॉल्व कर रखा है। एक आध अगर एरर हुआ तो हुआ, चलो जाने दो। 80% पेपर मतलब 100 में से 80 नंबर आपने सही हल करके रखे हुए। दाव आप खेलने जा रहे हो इन 20 मिनट में इस 10% क्वेश्चन पर। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वो 80 से 82 85 हो जाएगा। नहीं बना तो भी कोई बात नहीं है ना। 80% नंबर अगर मैं लेकर आता हूं 100 में से गेट एग्जाम में, अगर मैं 80 नंबर लेकर आता तो समझ रहे हो क्या जबरदस्त लेवल का गेट स्कोर क्रिएट होगा मेरा। ये होती है सही स्ट्रेटेजी पेपर को डील करने की। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मॉडरेट टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। तो जब ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था ना, या आएगा ना इस टाइप का कोई क्वेश्चन जो पढ़कर एकदम एक बार में समझ में ना आए, तो उसे तुरंत मत बनाने बैठना। इस क्वेश्चन को छोड़ो, तुम बाकी पेपर बनाओ, फिर घूम कर सेकेंड राउंड में इस वाले क्वेश्चन पर वापस आओ और इत्मीनान से एकदम रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचो। लग रहा है बना पाऊंगा तो कंटिन्यू करो, नहीं लग रहा है नहीं बना पाऊंगा तो छोड़ो। ये 20 मिनट के लिए 20 मिनट मिलेंगे तो लास्ट में आराम से फुर्सत में दिमाग लगाना, इस पर बन जाएगा। चलो लगाते हैं दिमाग, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने इतना सारा जो समय लिया ना, ये मैंने आपको ना स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस की है कि मैं जब पेपर देता हूँ ना तो मैं इस तरीके से पेपर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है अ कंटूर लाइन जॉइंट्स लोकेशन हैविंग द सेम हाइट अबव द मेन सी लेवल। द फॉलोइंग इज अ कंटूर प्लॉट of geographical region. Contour lines are shown at 25 meter intervals in this plot. In a flood, the water level rises to 525 meter. Which of the village PQRST get submerged? अब आपको ना क्वेश्चन की ना भाषा को समझना पड़ेगा। आप बिना क्वेश्चन की भाषा को समझे ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। तो पहले समझो कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, एक एक चीज़ की क्या मीनिंग है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, तो इसको आखिरी के 20 मिनट में बनाना था, तब ये वाली चीज़ें जो है ना ठंडे दिमाग से हम डील कर पाते और इसे समझ पाते। मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, सुनते जाइए। देखो क्या कह रहा है, जॉइंस द लोकेशन हैविंग द सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। तो ये जो कंटूर लाइंस जो गिवन है ना बच्चे लोग, ये जो कंटूर लाइंस जो गिवन है ना, ये दरअसल क्या कर रही हैं, हाइट को डिफाइन कर रही हैं फ्रॉम द सी लेवल। आपको पहले अबव द सी लेवल ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये जो कंटूर लाइंस है ना, ये जो लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं सारी, ये कंटूर लाइंस बेसिकली डिफाइन कर रही है किसको, हाइट को। किससे भाई, समुद्र तल से। ऐसे होता है ना, समुद्र तल से हम अपनी ऊंचाई देखते हैं, ठीक है, तो सी लेवल से हाइट को ये कंटूर लाइंस डिफाइन करती हैं, ठीक है भाई। द फॉलोइंग इज अ कंटूर प्लॉट इज अ ज्योग्राफिकल रीजन। ये एक ज्योग्राफिकल रीजन का कंटूर प्लॉट उन्होंने बना कर दिया। अब पूछ रहा है कंटूर लाइंस आर शोन एट 25 मीटर इंटरवल्स इन दिस प्लॉट। बोल रहा है कि जो कंटूर लाइंस है ना वो 25 मीटर के इंटरवल्स पर है इस वाले प्लॉट में। 25 मीटर के इंटरवल्स पर है इस वाले प्लॉट पर। कहने का मतलब क्या था इसका, देखो जरा मैं डिफाइन करता हूँ, जरा समझते जाना। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 425, ये लिखा हुआ है 450, मतलब नोटिस कर रहे हो ये 425 और ये 450 में 25 मीटर का फर्क है। दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन में बोल रहा है 25 मीटर का डिफरेंस है। दिखाई दे रहा है आपको, देयर इज अ 25 मीटर डिफरेंस। फिर से देखो जरा नोटिस करो,
ये 500 लिखा हुआ है, तो ये वाला होता होगा 525। अंदर जाने से ना हाइट बढ़ रही है। 425 से 450 हुआ, मतलब जैसे ही मैं अंदर की तरफ हाँ ठीक है, जैसे ही मैं अंदर की तरफ उतरा हाइट बढ़ गई। तो देखो जरा, 500 से 525 अंदर की तरफ जा रहा हूं तो हाइट बढ़ी, और ये वाला देखो उसने खुद लिख के दिया हुआ है 550। तो ये वाली लाइन का फिर कितना होता होगा सर? अब आप जोड़ सकते हो ना, 575 होता होगा ना, समझ गया? फिर से करके दिखाऊं, देखो ये 500 पर है, अंदर की तरफ जाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी 500, ये 550 है, तो पक्का ये वाला क्या होता होगा? 525 होता होगा ना। 25-25 मीटर गैप है, तो समझ रहे हो 25-25 मीटर गैप कहने से उसका मतलब क्या था? ये वाला जो लाइन लिखा उसने, समझ पा रहे हो? फिर जरा समझो, ये 550 है तो अंदर जाऊंगा तो बढ़ेगी, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन ना 575 होता होगा, ये जो लाइन है 575 होता होगा। एग्री? ठीक है। अंदर की तरफ जाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी, ये 450 है ये वाला, तो ये वाला 425 होता होगा ना, 425 से 450 ऐसा चल रहा नहीं है? बोला समझ में आ गया आपको चीज़ें? ठीक है, तो ये मैंने सारी लाइनों को डिफाइन कर दिया। आइडिया एक्सेप्टेड? चलो, अब वो कहता है इन अ फ्लड द वाटर लेवल राइजेस टू 525 मीटर। बोल रहा है कि जैसे ही बाढ़ आती है ना बच्चे लोग, जैसे ही बाढ़ आती है तो जो पानी की जो स्थिति है ना वो 525 मीटर तक बढ़ जाती है। तो बोला जैसे ही बाढ़ आती है तो पानी है ना वो समुद्र से 525 मीटर ऊपर तक आ जाता है। तो बोला कि कौन सा वाला जो विलेज होगा वो डूब जाएगा जब पानी 525 मीटर तक उठ जाएगा बाढ़ में, तो कौन सा विलेज डूबेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी हर एक विलेज की ना हाइट देखने वाला हूँ मैं। यहाँ पर देखने वाला हूँ हाइट ऑफ विलेज, हाइट ऑफ विलेज अबोव द सी लेवल, मैं ये देखने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये देखने वाला हूँ। आप कैसे देखेंगे सर? वो कंटूर बना के दिए ना उसने, उसमें देखूंगा। जैसे मैं बात करता हूँ पी की, तो ये लिखा हुआ है पी, ये दिख रहा है आपको पी यहाँ पर 475, और फिर अंदर, तो मतलब जो पी है ना बच्चे लोग, उसकी हाइट 575 मीटर से भी ज़्यादा की है, क्योंकि वो और अंदर है, उससे 575 के कंटूर लाइन पर नहीं है, उससे और अंदर है। तो मतलब पी की जो हाइट है वो 575 मीटर से भी ज़्यादा थी। क्यू के बारे में बात करता हूँ, क्यू, ये लिखा हुआ है क्यू। ये वाली जो कंटूर लाइन है, ये वाली जो कंटूर लाइन है ये 525 है, और ये वाली जो कंटूर लाइन है ये 550 है, तो क्यू उसके बीच में। तो मतलब क्यू का जो हाइट होगा, क्यू का जो हाइट होगा वो 525 से 550 के बीच का होगा। एग्री करते हो आप? कंफर्टेबल है अपन लोग, क्योंकि उन दोनों के बीच में आ रहा है ना वो। एग्री? अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? अपन बात करेंगे पी क्यू आर की। आर, ये रहा आर, ये 450 है, ये वाला 500 है, ये वाला भी 500 है। तो 450 और 500 में ना कहीं पर 475 का फर्क है। एग्री? तो ये जो आर है ना 450 से ज़्यादा है, 450 से ज़्यादा है। ये दोनों 500, ये भी 500 है, ये भी 500 है, 500 से कम है। बीच में कहीं 475 होता होगा, 475 तक है, तो 500 से कम मैं लिख देता हूँ। ये ठीक है? कंफर्टेबल? फिर क्या कहता है? फिर वो कहता है एस, एस कहाँ पर है? ये रहा एस। एस ना 425 और 450 के बीच में है। इसमें जो एस जो है ना वो 425 से ज़्यादा है लेकिन 450 से कम है। ठीक है, अब बात आती है टी की। टी कहाँ है भाई? टी, टी ढूंढो, ये रहा टी। जो टी है ना वो 500 से ज़्यादा है लेकिन 525 से कम है, 500 से ज़्यादा है लेकिन 525 से कम है। ठीक है, आपको दिखाई दिया? अब मैंने ये जो डेटा लिखा है ना आपके लिए येलो कलर में बोर्ड पर, ये मैंने बेसिकली क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है हाइट ऑफ द विलेजेस अबोव द सी लेवल। ये मैंने ना सारे के सारे विलेजेस की हाइट लिखी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सारे के सारे विलेजेस की मैंने हाइट लिखी हुई है। चलो जरा डिफाइन करते हैं। उसने क्या बोला था? जैसे ही फ्लड आती है, बाढ़ आती है, पानी जो है 525 मीटर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब वो सारे विलेजेस जिनकी हाइट 525 मीटर या उनसे कम होती होगी वो डूब चुके होंगे। एग्री करते हो? चलो भाई, तो पी की हाइट 575 से ज्यादा है, बहुत ऊपर है, वो नहीं डूब पाएगा। क्यू की हाइट जरा समझना, तो 525 से ज्यादा लेकिन 550 से कम है, थोड़ा बहुत आगे था, ये नहीं डूब पाएगा। आर जो है ना 500 से कम है, 525 तक पानी आ रहा है, इसकी हाइट 500 मीटर से ही कम है, ये पक्का डूबेगा, आर डूबेगा।
इसकी हाइट तो 450 से भी कम है, पानी 525 तक आ रहा है, ये तो इसका तो पूरा नहाना हो जाएगा। और जो टी है ना, इसकी भी हाइट 525 से कम है, मतलब इसके घुटनों तक तो पानी पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मतलब ये भी डूबेगा। सीन है समझ में? तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे बेसिकली दिखाई दे रहा है कि ना 3 विलेजेस बहुत आराम से डूबने वाले हैं, RST बहुत आराम से डूबने वाले हैं। दिखाई दे रहा है आपको? तो उसने पूछा था कौन सा जो विलेज है विल गेट सबमर्ज्ड, तो आंसर है RST विल सबमर्ज्ड। दिखाई थी आपको? एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त गेट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बना के मेरे को बहुत मजा आया इस वाले क्वेश्चन। तो समझ रहे हो, जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो मिला था इस वाले क्वेश्चन को बनाकर। लग रहा था एकदम कि यार गेट वाले बच्चों से डील कर रहा हूँ, गेट वाले क्वेश्चन को जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मजा आ गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो हम लोग शुरू करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या कहता है, अरुण, गुलाब, नील, श्वेता, CS ब्रांच में 2017 में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये अपना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। सुनते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अरुण, गुलाब, नील एंड श्वेता मस्ट चूज वन शर्ट ईच फ्रॉम अ पाइल ऑफ 4 शर्ट्स कलर्ड रेड, पिंक, ब्लू एंड व्हाइट। बोलता है अरुण को रेड पसंद नहीं है, श्वेता को व्हाइट पसंद नहीं है, ठीक है भाई। गुलाब एंड नील लाइक ऑल द कलर्स, गुलाब और नील को जो पकड़ा तो खुश है, उसमें शर्ट मिल रहा है ना पहनने के लिए, उनको बहुत लगता है, उसमें मैकेनिकल वाले लगते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे चूज द शर्ट सो दैट नो वन हैज़ अ शर्ट विथ अ कलर ही और शी डिसलाइक। अब बोल रहा है कि भाई 4 लड़के या 4 लोग और 4 शर्ट्स, आपको क्या आपको ये बताना था कि कितने तरीकों से वो लोग उनमें से शर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बात को ज़रा समझना, 4 लोग 4 शर्ट, कितने तरीके से वो शर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा कोई भी इंसान ना रहे जिसको उसकी मनचाही शर्ट ना मिली हो, या फिर ऐसी कोई शर्ट मिल गई जिसको पसंद ना करता हो। मतलब ये कि अरुण को रेड कलर नहीं मिलना चाहिए, इस वाली बात पे आपको ध्यान देना जब शर्ट देना शुरू करो तो। और श्वेता को व्हाइट कलर नहीं मिलना चाहिए, दिस इज द ओनली कंडीशन, क्योंकि यही वो 2 कलर है जो वो दोनों पसंद नहीं कर रहे हैं। बाकी उनको कोई भी पकड़ा तो खुश हैं अपने जीवन में। आगे बात समझ में? तो आप क्या करना है, वो पॉसिबल वेज सोचने हैं। आगे बात समझ में? तो चलो समझ लो, जरा इतना से सोचो। जब मैं अरुण के बारे में सोचता हूँ, तो अरुण 4 कलर की शर्ट है, वो रेड कलर नहीं लेगा, तो 4 में से 1 कलर वो नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको पसंद नहीं है, तो बचे 3 कलर। 3 कलर में से अरुण एक शर्ट सेलेक्ट करेगा तो वो होगा 3C1। तो अरुण जो है 3 तरीकों से शर्ट को सेलेक्ट कर सकता है। गई इतनी बात दिमाग में? ठीक है। श्वेता की जब मैं बात करूं तो श्वेता के पास भी 4 कलर अवेलेबल हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर नहीं लेगी क्योंकि उसको पसंद नहीं है। और यही कंडीशन है कि जो पसंद ना हो उसको कलर पकड़ा मत देना। तो व्हाइट कलर को अगर मैं छोड़ देता हूं तो 4 में से 1 कलर को मैंने छोड़ दिया तो बचेंगे 3 कलर। 3 में से 1 कलर सेलेक्ट करूंगा तो उसका फिर से अप्रोच बनेगा 3C1, मतलब उसके 3 तरीके होंगे। ठीक है। लेकिन जब मैं गुलाब और नील की जब मैं बात करता हूं तो गुलाब ने कहा कि हमको जो पकड़ा दो हम खुश हैं। 4 कलर की शर्ट थी, उनमें से उनको कोई भी शर्ट पकड़ा दो, तो 4 में से अगर वो कोई एक शर्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके 4 ही तरीके होंगे ना। और वैसे ही नील के लिए भी 4 में से कोई भी एक शर्ट उसको पकड़ा दो, सब में वो खुश है, तो उसके भी 4 ही तरीके होंगे ना। तो दीज आर द टोटल वेज, पता चल रहा है? दीज आर द टोटल वेज। तो जब मैं इसको ऐड करता हूं तो 4 4 8 और 6 14, तो देयर आर टोटल 14 वेज। टोटल ऐसे 14 तरीके हैं जिससे आप उनको उनके मनचाही कलर की शर्ट दे सकते थे। तो इसका आंसर होगा 14। देखो जरा इत्मीनान से, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। तो मैंने ना गेट CS ब्रांच का ना 2017 का सेट 1 आपसे एकदम डिस्कस कर लिया। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में सेट 2 पर। बने रहिएगा।